वेलकम टू द सेट थ्योरी पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। अब अगली चीज जो हमारी आती है दैट इज वेन डायग्राम। देखिए, जिस तरह से जितनी किसी चीज को ऑब्जर्व करने में हम जितनी ज्यादा अपने सेंसर ऑर्गन्स यूज करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग उतना ही बेटर होता है। तो उसी तरह से वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल नोटेशन डिपिक्शन और पिक्टोरियल नोटेशन ऑफ द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने को हम लोग वेन डायग्राम या यूलर्स डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, एक एनक्लोज्ड रीजन बनाते हैं। ठीक है, देयर इज अ एनक्लोज्ड रीजन एंड दिस बिगर एनक्लोज्ड रीजन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि हर सेट इसी में से बनेगा, तो यूनिवर्सल सेट एक रीजन एनक्लोज रीजन कर दिया जाता है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो हर सेट क्योंकि इसी में बनेगा, तो एवरी सेट विल रिप्रेजेंट एन एरिया विद इन दिस एनक्लोज रीजन। ओके, तो लेट्स से जैसे कोई सेट ए था, तो सेट ए विल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एनक्लोज रीजन विद इन द सेट ए। तो जो एलिमेंट्स इस रीजन में आएंगे, they will be represented as they are in which set, they are in the set A. As you see, this set A is already in the universal set, hence every set will appear within this square. Okay, समझ में आया ये? तो ये किसी सेट ए को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। मान लीजिए एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो ये यूनिवर्सल सेट था एस या फिर यू। अब अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो क्या होगा, ए और बी में अगर कुछ कॉमन है तो हम लोग उन्हें ऐसे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उस तरह का रीजन हो गया जिसमें वो चीजें आएंगी जो दोनों में आती है। यहाँ पे सिर्फ ओनली ए आएगा, यहाँ पे ओनली बी आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए कि अगर मुझे यहाँ पे सबसेट और सुपरसेट दिखाना है, तो देखिए इसमें ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट है। तो लेट से ये कोई सेट क्या था, बी, और ये कोई सेट था ए। अब ए जो है वो देख रहे हो कि यहाँ पे टोटली बी के अंदर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो बी जो होगा वो क्या होगा, बी विल बी द सुपर सेट। ठीक है, बी जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बी विल बी कॉल्ड एज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी जो होगा वो सुपर सेट ऑफ ए ये बन जाएगा। तो अगर किसी आपको ये शो करना है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सुपर सबसेट है, तो वो जो छोटा सेट होगा वो बड़े सेट के पूरी तरह से अंदर दिखेगा। ठीक है, जब दो सेट है ए और बी और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम उनको दो सेपरेट सर्कल्स की तरह से या रीजन की तरह शो कर देंगे। अब देखिए, मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, आप स्क्वायर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एनक्लोज रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम स्क्वायर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे आप कोई भी एनक्लोज रीजन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दो सेट हुए, लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब जब कोई भी ओवरलैपिंग चीज नहीं है, तो इस कारण से क्या कहलाएंगे ए और बी, ये बेसिकली डिसजॉइंट सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट था, अब ये वाला सेट जो है दिस इज द सेट ए। ठीक है, समझ रहे हो कि जो भी इसमें आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सेट ए में। लेकिन अब ऑब्जर्व करिए कि देयर विल बी अ रीजन। ठीक है, ये रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन जो ए के बाहर है, ये पूरे ए के बाहर वाला रीजन जो मैं ऐसे आपको शेड कर रहा हूं इन येलो, देख रहे हैं, ये पूरा बाहर का रीजन, ये कौन सा पार्ट है जो ए में नहीं आता, और जो ए में नहीं आता उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये अंदर वाला रीजन ए होगा, तो बाहर वाला रीजन क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये नॉर्मल नोटेशंस होते हैं कि अगर हमें कोई सेट रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट कम्स द ऑपरेशन ऑफ द सेट। और हम दो सेट या दो से ज्यादा सेट्स में क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है ना हमारे में अलजेब्रा में, वैसे सेट्स में क्या होता है। तो सेट्स में बेसिकली हम लोग चार तरह के ऑपरेशंस मेजरली हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट, दूसरा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, और चौथा आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ये चार बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ द सेट।
इसे हम लोग लिखते हैं इस तरह से ए यूनियन बी। यहाँ पे ए ऐसे लिखेंगे, ए उसके साथ ऐसा यू और ये बी, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है ए यूनियन बी। इस ए यूनियन बी दो सेट को मिला के बनाया गया सेट होता है, ठीक है। तो दो सेट को जब मिलाएंगे, इफ एक्स कम्स इन ए यूनियन बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अर्थात कि अगर ए यूनियन बी को मिला देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, जो सिर्फ ए में आते हैं, जो सिर्फ बी में आते हैं, और जो दोनों में आते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में आता है तो वो ए और बी में से कम किसी एक में जरूर आएगा, ठीक है। इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इट कम्स इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। लेट से अगर ये सेट ए था और ये सेट बी था, ठीक है, तो ए को अगर मैं ऐसे शेड कर दूं रेड में, ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे बी को शेड शेड कर देता हूं ऐसे ब्लू में, ठीक है। तो समझिए, तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी वो रीजन होगा जहां पे कम से कम एक तरह की शेडिंग होगी, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द शेडिंग शुड बी देयर। तो जितना भी शेडेड पार्ट दिख रहा है ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट जितना आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसे मैं ऐसे देखो ये शेड कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, जो येलो में ऐसा शेड हुआ, दिस होल पार्ट विल बी कॉल्ड एज ए यूनियन बी। तो कितनों का यूनियन था, दो का था। अब मान लीजिए अगर ऐसे ही मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी तीन को जोड़ना है, तो तीन को जोड़ूंगा तो देखो क्या करना पड़ेगा, मैं पहले ए वाले को शेड कर देता हूं, ठीक है, फिर इसके बाद मैं बी वाले को शेड कर देता हूं, बी वाले को शेड कर दिया, इसके बाद मैं सी वाले को शेड कर देता हूं, सी वाले को मैंने शेड कर दिया। तो देख रहे हो कि ऐसे कम से कम एक तरह की शेडिंग मिले, ऐसा वाला रीजन कौन सा है, ठीक है। ऐसा वाला रीजन अगर तुम देखोगे तो वाला रीजन को अगर हम लोग शेड करें ऐसे, देख रहे हो ये पूरा रीजन जो ये इस तरह से ये आ रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा स्पिल हो रहा है लेकिन आप सब समझ सकते हो कि वो चीज क्या होगी, ठीक है। ये देख रहे हो दिस होल, तो ये आपका कौन सा हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यूनियन निकालने का तरीका समझ में, वेन डायग्राम में अगर एक से ज्यादा सेट है तो वो ऐसा रीजन जो तीनों में से कम किसी एक में या दो में से कम किसी एक में आता हो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ द सेट, ठीक है। नाउ सेकंड कम्स द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी is a set, then x should be if x is element of a intersection b, then x is in a and x is in b। मतलब if x comes in a intersection b, x is in both a and b। तो देख रहे हो कि ए और बी दोनों में कौन सा, अगर मैं इस देखो इस तरह से शेडिंग करूंगा ना, ये मैंने ए की शेडिंग कर दी ग्रीन में, फिर मैंने यहाँ पे ब्लू में शेडिंग कर दी बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा जहां पे दोनों शेडिंग होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों तरह की शेडिंग जहां पे होंगी वो वाला रीजन आपका ए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला रीजन, दिस रीजन, ये जो रेड कलर में हो गया जो दोनों में कॉमन था, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कितनों में हुआ, दिस इज इन टू सेट्स, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि ये हमने भी कितने सेट में बात करी है, दो सेट में बात हुई है ये हमारी, कि ये ए था ये बी था, तो ये वाला जो रीजन है दिस इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर तीन सेट होते तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होता, ये वाला जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, समझ में आया ये। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ध्यान करो ये ब्लैक वाला रीजन क्या हो गया, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग बात करें कैसे, ये देखो यहाँ पे और ऐसे कर देते हैं,
कि अगर मैं बात करूं कौन सा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, दिख रहा है ये, दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि आप बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन हो जाएगा, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि बताओ भाई आपका सी इंटरसेक्शन में ए कौन सा रीजन होगा, तो सी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो आपका ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो वाला रीजन होगा जो तीनों में आता था, ठीक है, ये वाला। तो दिस पार्ट बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट ए माइनस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ए डिफरेंस बी। तो दिस मीन्स दैट x, इफ x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, तो a और b से एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें a वाले एलिमेंट आए, ठीक है, लेकिन b वाले एलिमेंट ना आए, मतलब सिर्फ a में आने वाले एलिमेंट्स का सेट। तो देख रहे हो ये सेट a था, ये सेट b था, तो सिर्फ a में आने वाला सेट का कौन सा पार्ट होगा, ये वाला। अब ये पार्ट किनकी हेल्प से बना, a और b से बना, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका a माइनस b। So if x is element of a minus e, then x is only in a but not in b, ठीक है, बात समझ में सबको ये। इसी तरह से a डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस, दिस इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये बेसिकली यूनियन होता है किसका, a माइनस बी। तो देख रहे हो a माइनस बी कौन सा रीजन था, ये वाला, ठीक है। और b माइनस सी, b माइनस सी कौन सा रीजन है, जो सिर्फ b में आता है, ये वाला रीजन। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए डेल्टा बी। मतलब इफ x lies in a delta b, then x is symmetric difference of a and b, then x is in a set which contains only those elements which are exactly in one of a और b। समझ में आई ये, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें समझ में आई कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ सेट्स, कि सेट पे क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए जितने भी सेट थ्योरी के ऑपरेशंस होते हैं उन सब पे क्लोजर लॉ अप्लाई होता है। क्लोजर लॉ अप्लाई होता है मतलब अगर ए और बी दो सेट है किसके, सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस और द यूनिवर्सल सेट, देन उनपे करे गए चार ऑपरेशन, ठीक है। चार ऑपरेशन कौन से होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड डेल्टा, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये चारों से जो नए सेट बनेंगे, इन दो सेट पे ये ऑपरेशन करे, तो ये चार आपके देख रहे हो नए सेट बने। तो ये जो भी सेट बनेंगे वो उसी यूनिवर्सल सेट में आएंगे, ऐसा नहीं है कुछ बाहर चले जाएंगे। मतलब ए और बी को मिला के जो सेट बनेंगे वो उसी दुनिया में रहेंगे, और दुनिया का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन और इंटरसेक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दैट मींस ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, A intersection B is equals to B intersection A। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन बाद में कौन, यूनियन और इंटरसेक्शन में दे फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। थर्ड कम द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, कि मैंने जैसे तीन तीन सेट है ए बी सी, मैं उनका यूनियन ले रहा हूं, तो एक बार में मैं दो का यूनियन लेता हूं, तो दो का यूनियन लूं तो कौन से दो पहले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी का यूनियन लिया फिर ए से यूनियन ले रहे हैं, या फिर पहले ए और बी का यूनियन लेके फिर सी से यूनियन ले रहे हैं। और सेम थिंग दैट विल बी आल्सो एप्लीकेबल इन इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए मैं आपको इंटरसेक्शन वाला केस जैसे कि मैं वेन डायग्राम पे दिखाता हूँ, ठीक है। कि लेट से ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। ये आपका एक सेट था ए, ये सेट था बी, और ये सेट था सी। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक एक करके, पहले ये अगर ए था, ये बी था और ये सी था,
तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा। अब बी इंटरसेक्शन सी ये रेड डॉटेड है, इसको मुझे एक बार क्या करना है, मुझे अब इसका कॉमन पार्ट निकालना है। किसके साथ? ए के साथ। तो ए के साथ कॉमन पार्ट निकालोगे तो यही वाला पार्ट आएगा, देख रहे हो? ये वाला रीजन आ रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को अगर मैं ऐसे करता, ये था ए, ये था बी और ये था सी, ए बी सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन क्या निकाल लूं? बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले ये निकाल लिया। अब इसका कॉमन रीजन निकालूं अगर मैं किसके साथ? किसके साथ? सी के साथ। तो सी के साथ कॉमन रीजन निकालूं तो ये आएगा। तो देख रहे हो कि कॉमन वाला पार्ट वो यही आ रहा है। तो ये वाला रीजन और ये रीजन सेम आ रहा है। इस कारण से यूनियन और इंटरसेक्शन इज सेड टू बी एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है, ऑन द सेट थ्योरी। ओके, next property comes is the distributive law, that union and intersection are self distributive as well as distributive over each other, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों, यूनियन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो और एक दूसरे के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ईच अदर, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी था, तो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर था, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। अभी तो यहाँ पे दोनों जगह इंटरसेक्शन थे, दोनों जगह यूनियन थे। अब देखो एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन, तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन ध्यान देना कि इंटरसेक्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके ऊपर? डिफरेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन यूनियन नहीं करता है, ठीक है। यूनियन डोंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, but A union B minus C cannot be written as A union B minus A intersection B. ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये सबके सब आप वेन डायग्राम से कंपेयर करोगे कि इसका वेन डायग्राम और इसका वेन डायग्राम, वो आपको दिख जाएगा ये इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों का वेन डायग्राम क्या आएगा? सेम आएगा। फिफ्थ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि A का A यूनियन फाई इज A एंड A इंटरसेक्शन S इज इक्वल्स टू A। तो इसका मतलब यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? फाई, और इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? एस। तो अगर किसी सेट का एस से इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा, और किसी सेट का फाई से यूनियन लोगे तो वही सेट आएगा। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? फाई, और इंटरसेक्शन के लिए कौन है? एस। इडीम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इडीम्पोटेंट लॉ मतलब ए का ए से यूनियन ए आएगा, ए का ए से इंटरसेक्शन ए आएगा। एक सेट का खुद से यूनियन ए ही आना है और एक सेट का खुद से इंटरसेक्शन ए ही आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इडीम्पोटेंट लॉ, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट कम्स द डी मॉर्गन लॉ। ये डी मॉर्गन लॉ का यूज आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी में, पीएनसी में, इन सब में काफी इसका यूज आता है, और कई जगह ये हम लोगों को बहुत सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें खासतौर से ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि डी मॉर्गन्स लॉ सेड दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनियन था, कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट लिया तो चेंज हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये यूनियन बन जाएगा। इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैं दो तरह से आपको दिखा सकता हूँ। एक ये अलजेब्रिक प्रूफ है कि अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में आता है तो x s में तो आएगा ही आएगा, लेकिन x a यूनियन b में नहीं आएगा। अगर x a यूनियन b में नहीं आएगा तो ध्यान दो, हम क्या बोल सकते हैं कि x s में तो आना चाहिए लेकिन a यूनियन b में नहीं आना चाहिए। मतलब x s में आना चाहिए साथ में, ना ही वो a में आए ना ही वो b में आए, क्योंकि a यूनियन b में अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इट इज नॉट अपियरिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ a और b। मतलब वही एलिमेंट्स आएंगे जो ना तो a में आ रहे हैं और ना ही b में आ रहे हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब x इज एलिमेंट नॉट एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। अब ये एंड जो होता है सिंबल होता है किसका, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो x इज एलिमेंट ऑफ s एंड x इज एलिमेंट ऑफ a, एक ये पार्ट हो गया। साथ में x इज एलिमेंट ऑफ s एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। मतलब s में आना चाहिए, a में नहीं आना चाहिए, और एंड x इज में s में आना चाहिए, b में नहीं आना चाहिए। इसका तो x का आना चाहिए a कॉम्प्लीमेंट में, एंड x कम्स इन b कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों चीजों में एक साथ होना चाहिए, हेंस x कम्स इन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जो हमने ऐसा लिखा उसको अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे तो हमें क्या, a implies b एंड b implies a आ गया। तो इस कारण से हम बोल पाएंगे कि a इज इक्वल टू b। अदरवाइज आप वेन डायग्राम को देखो, ये a यूनियन b, ये प्लेन वाला फिगर होगा, लेकिन उसके बाहर वाला रीजन जो होगा वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो रेड शेड वाला एक यूनियन। अब अगर मुझे दूसरा कौन देखना है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा था, जहां पे रेड लाइनिंग थी। बी कॉम्प्लीमेंट वो था जहां पे ब्लैक लाइनिंग थी। तो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा रीजन होगा, जहां दोनों लाइनिंग थी, और वो रीजन किसमें है, पिंक में है। तो पिंक वाला रीजन और यहाँ पे रेड वाला शेडेड रीजन, देखिए दोनों सेम रीजन आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ऐसे या तो वेन डायग्राम से बता दो या फिर ऐसे एल्जेब्रिकली बता दो। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसी रूल से निकाला सकता है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे इस रूल में ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रख दिया, बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट रख दिया। तो इक्वेशन क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए। बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी। तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो इधर भी मैंने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया, और इधर भी मैंने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो वही सेट आ जाता है। तो क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही आपका स्टेटमेंट 2 है, तो ये उसका प्रूफ आ जाता है। तो पहले के थ्रू हम ये सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया सबको ये।